हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। यहां वैसे तो 10 क्वेश्चन हैं अलग अलग टॉपिक पे, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो कतर का मुद्दा है। कतर की अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को जो भारतीय थे उनको मौत की सज़ा सुनाई है। कई सारे इंपॉर्टेंट इस पर पॉइंट बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और पूरी दुनिया के अखबारों ने इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर कवर किया है। तो ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि ये कौन कौन से पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं और इंडियन नेवी में पहले क्या करते थे, रिटायरमेंट के बाद वो कतर में क्या करने गए थे, क्यों मौत की सज़ा सुनाई गई है, 14 महीने से वो वहाँ पर जेल में थे, यहाँ तक कि एकांतवास में रखा हुआ था, किसी से मिल नहीं सकते, अलग अलग सबको। तो इस दौरान भारत सरकार ने क्या किया, क्या कदम उठाए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है एक कमांडर को उनमें से। ओके, कतर के बारे में जानेंगे, कतर में भारतीय कितने हैं वो भी जानेंगे, और भारत और कतर के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे रहे हैं, उतार चढ़ाव कब कब आया है, व्यापारिक संबंध कैसे हैं, रक्षा संबंध कैसे हैं, रिश्तों की चुनौतियाँ क्या क्या हुई हैं कितनी बार, और कतर का अंतर्राष्ट्रीय रुतबा क्या है ये भी जानेंगे। बहुत बड़ा रुतबा है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट ये मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए, तो पूरा आप समझ पाएंगे एक ही वीडियो में। ओके, तो मुख्य मुद्दा, मुख्य टॉपिक ये है, उसके अलावा और भी क्वेश्चन है, सब पर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना। तो क्वेश्चन होगा सिंपल, एक क्वेश्चन होगा कि किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है। आंसर है इसका कतर। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और पूरा देश तो शॉक्ड है ही, साथ में केंद्र सरकार भी शॉक्ड है। वे सभी 14 महीने से यानी अगस्त 2022 से कतर के अलग अलग जेलों में बंद थे। भारत सरकार ने हैरानी जताई है और कहा है कि छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने ये बयान जारी किया है, कहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, इस मुद्दे पर आगे बताते हैं। उससे पहले कतर के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ आपको बताऊं कि कतर का अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बहुत बड़ा है। गजा में जो हमास ने इजरायली और दुनिया के कई देशों के लोगों को जो किडनैप करके रखा हुआ है अपने कब्जे में, तो उनमें से 2 अमेरिकी बंधकों को रिहाई जो हुई है तो कतर की मध्यस्थता से हुई थी। तालिबान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है वो कतर ने ही करवाई थी, और कतर के मीडिएशन के वजह से ही अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ कर गया था और तालिबान को अफ़गानिस्तान सौंप कर गया था। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है, उनका नाम ले लेते हैं। तो कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, सेलर रागेश। ठीक है, तो इनमें से जो कमांडर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे, ये जो वॉरशिप है, युद्धपोत है, उसके कमांडर रह चुके हैं। ठीक है, तो एक बहुत हाई लेवल पे ये सब अधिकारी ये थे जो कि इंडियन नेवी से इस्तीफा देकर और नौकरी करने गए थे कतर में। अब क्या नौकरी करने गए थे आगे बताते हैं। उससे पहले कतर के बारे में जान लेते हैं। एक और मैप के ज़रिए कतर देखते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। ये मध्य पूर्व कहते हैं इसको, वैसे हम लोग कहेंगे पश्चिम एशिया बेहतर होगा कहना। और पश्चिम एशिया में यहाँ पर ये छोटा सा आपको दिख रहा है एक देश, वो है कतर। इसकी राजधानी है दोहा, ये वाला। ठीक है, राजधानी क्या है? दोहा। यहाँ पर जो चीफ है यानी आमिर कहते हैं, वहाँ के किंग को आमिर कहते हैं, उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। देखिए, कतर पर थानी राजवंश का शासन है और इस देश का जो प्रमुख होता है और जो मुख्य कार्यकारी होता है वो आमिर ही होता है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। वो सरकार के प्रमुख होते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इस तरफ सऊदी अरबिया है। ठीक है, ये सीधे सीमा लगती है। पास में ही उसका यूएई है, हालांकि ठीक सीमा नहीं टच होती है, लेकिन उसके बगल में ही
यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, और ये वाला जो है ना, ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इधर ईरान दिख रहा है आपको। ओके, तो अब बात करते हैं कि आखिर मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई है उन 8 जो भारतीय नौसैन्य अधिकारी जो रिटायर होके वहाँ गए थे उन सबको। तो अब ये समझते हैं कि इनको मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई है। देखिए, कतर सरकार ने इन 8 भारतीयों पर लगे जो आरोप हैं उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, उसके बारे में सार्वजनिक बताया ही नहीं है। हालांकि जो एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो वो जो उसमें भेजा गया था एकांत कारावास में, तो उससे ये चर्चा कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। हालांकि कतर की जो स्थानीय मीडिया है ना, उन सब ने कुछ रिपोर्ट जारी की है इस पर, और उसमें ये दावा किया है कि भारतीय नौसेना के पूर्व जो अधिकारी हैं वो इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। बीबीसी ने लिखा है कि भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति आधुनिक इटालियन जो सबमरीन है इतालवी पनडुब्बी, उसको खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी इजराइल को दी थी। यानी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन नौसैनिकों ने इजराइल के लिए जासूसी करने का काम किया, और कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं। और इजराइल को इस सबमरीन प्रोजेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी है, क्योंकि कतर जो है ना वो ईरान का एक अच्छा दोस्त है, और इजराइल को ये संदेह है कि ईरान इन सबमरीन में दिलचस्पी रखेगा और कहीं ना कहीं ईरान उसका फ़ायदा उठाएगा। तो मतलब ये है कि अभी कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, सब कुछ सूत्रों के हवाले से ये सब सूचनाएं आ रही हैं। ओके, यहाँ तक कि भारत सरकार से या कहें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पत्रकारों ने जनवरी में पूछा था कि क्या मामला है कतर वाला जो जेलों में बंद है भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी। तो उस पर प्रवक्ता यानी विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा था कि ये सवाल आपको कतर के अधिकारियों से ही पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। और यहाँ आपको बताऊँ कि कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के जो इन अधिकारी हैं उनको 30 अगस्त 2022 को ही गिरफ्तार कर लिया था, तकरीबन 14 महीने पहले। और उसके बाद करीब 1 महीने तक परिवार के सदस्य संपर्क नहीं कर पा रहे थे। तो उनमें से एक अधिकारी की बहन ने जो है मीडिया पर ये सवाल उठाया, ट्विटर पर तमाम देश भर के जो प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं उन सबको टैग किया, और फिर उन सब से पूछा कि भाई ये आप कहाँ पर हैं ये सारे अधिकारी, नौसेना के लिए जिन्होंने देश के लिए काम किया वो सब गायब हैं अचानक। फिर बाद में भारतीय दूतावास को सितंबर के बीच में पहली बार ये बताया गया गिरफ्तारी के बारे में। किसके द्वारा? तो कतर के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद कुछ वक्त के लिए टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए मौका मिला उन तमाम जो कैदी हैं, जो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, उन सबको भारत में अपने परिवार से बात करने का मौका मिला। ठीक है, पहली बार काउंसलेट एक्सेस मिला, बहुत मुश्किल से मिला, 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के कुछ वक्त बाद। और इसी दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी भी इनसे मिलने गए। बाद में फिर अलग अलग वक्त पे परिवार से फ़ोन पर बातचीत करने का मौका मिला वहाँ के जो कैदी हैं, जो बंद हैं वो। तो यहाँ पर एक सवाल होगा आपके मन में कि आखिर ये जो पूर्व नौसैन्य अधिकारी हैं वो कतर क्यों गए थे, क्या काम करने गए थे? तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जो भारत के तमाम अधिकारी थे उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था नेवी से, इंडियन नेवी से, और गिरफ्तारी से पहले वो कतर के दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी, उसमें वो निजी कंपनी है उसमें काम कर रहे थे और टॉप पोजीशन पर भी थे वो लोग। ठीक है, वो ये जो कंपनी है वो डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड जो स्क्वाड्रन लीडर हैं खमीस अल आजमी, तो वो इस कंपनी के चीफ हुआ करते थे, और उनको भी इन 8 भारतीय नागरिकों के साथ साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उनको छोड़ दिया गया था
बाकी लोगों को जेल में ही कैद रखा गया था, एकांतवास पर, एकांत में जेल में, ठीक है। और ये कंपनी कतर के नौसेना उसको ट्रेनिंग देती है और दूसरी सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट को चलाने और उसके रिपेयरमेंट, मेंटेनेंस, इन सब का एक्सपर्ट बताती है। हालांकि बाद में जब गिरफ्तारी हुई तो वेबसाइट बंद भी हो गया और अब फिर से वेबसाइट जब चालू हुआ है उस कंपनी का, तो इन तमाम अधिकारियों के नाम और जो वर्किंग के बारे में जानकारी थी वो सब हटा दिया गया। महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि इनमें से एक जो कमांडर हैं पूर्णेंद्र तिवारी, जो कि दाहिरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात थे, तो उनको 2019 में भारत और कतर के बीच में द्विपक्षीय संबंध को बेहतर करने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी मिला था, जो आप देख रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति वो दे रहे हैं इनको। और ये सम्मान पाने वाले वो आर्म फोर्सेस के एकमात्र शख्स हैं आज तक के। अब सवाल ये उठता है कि 14 महीने तक वो लोग जेल में रहे और अब मौत की सज़ा सुना दी गई है, तो अब तक सरकार ने किया क्या? देखिए, इसके बारे में संसद में भी सवाल उठा था दिसंबर 2022 में। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्होंने कहा था कि संसद में बताया था कि ये पूर्व नौसैनिकों की रिहाई एक संवेदनशील मामला है और हमारी प्राथमिकता में ही है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि इन नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाया दिया गया है और सरकार खुद कह रही है कि हम शॉक्ड हैं इस बात से। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें यानी सज़ा सुनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं और वो इंतज़ार में है कि जो डिटेल जो ऑर्डर है कोर्ट का वो मिले। अब सवाल है आगे के क्या उम्मीद है? देखिए, इस मामले में भारत सरकार कूटनीतिक और कानूनी तरीका दोनों इस्तेमाल करेगी। और आपको याद रखना चाहिए कि 2016 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर की यात्रा की थी, दौरा किया था वहाँ का। तब कतर ने सद्भावना के तौर पर जेल में बंद 23 भारतीयों को रिहा कर दिया था। ये देख रहे हैं आप, उस दौरान का है, वहाँ के आमिर के साथ ये मुलाकात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो एक उदाहरण है और भारत अपनी तरफ से अब कोशिश इस मामले में कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब सवाल ये भी होगा कि कतर में भारतीय कितने हैं। देखिए, इस देश में 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। कतर में जो प्रवासी समुदाय है ना, उसमें सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय यानी बाहर के लोग अगर किसी देश के सबसे ज़्यादा हैं तो वो भारतीय हैं, इतनी बड़ी आबादी में। अब बात कर लेते हैं कि भारत और कतर के बीच में जो संबंध है उसका नेचर क्या है, कैसे रहे संबंध। देखिए, दोनों देशों के बीच में दशकों से फ्रेंडशिप रिलेशन रहा है और नवंबर 2008 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कतर की यात्रा की थी। जो वहाँ पहुँचने वाले वो पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद संबंध में और बेहतरी हुई। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उन्होंने उसके बाद 2015 में भारत का दौरा किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके बाद 2016 में वहाँ गए थे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर कम से कम तीन बार वो वहाँ का दौरा कर चुके हैं। और आपको बताऊं कि दिवंगत जो सुषमा स्वराज जो पूर्व विदेश मंत्री, वो 2018 में कतर के दौरे पर गई थी और वो पहली भारतीय विदेश मंत्री बनी थी 2018 में जो वहाँ पर कतर में जाने वाली। ओके, हालांकि उससे पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि मनमोहन सिंह उस वक्त थे वो जा चुके थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो ट्रेड रिलेशन है यानी व्यापारिक संबंध है वो कैसा है कतर के साथ। देखिए, बायलैटरल जो ट्रेड है यानी द्विपक्षीय व्यापार वो 15 अरब डॉलर का है और इसमें हालांकि ज़्यादातर जो ना कतर से ही हम आयात करते हैं। 13 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के LNG और LPG तो वो सब वहाँ से आयात होता है, यानी वो कतर निर्यात करता है। भारत अपनी ज़रूरत का 40% पेट्रोलियम गैस कतर से ही आयात करता है। 40% बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। अब बात करते हैं डिफेंस रिलेशन कैसे हैं हमारे और उसके बीच में। देखिए, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जब नवंबर 2008 में यात्रा की थी कतर की, तो उसी दौरान भारत और कतर के बीच में डिफेंस सहयोग को लेकर समझौता हुआ था और इस समझौते को 2018 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और तभी से ये भारतीय नौसेना और जो तट रक्षक बल हैं यानी कोस्ट गार्ड,
इन सब के जहाज़ नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं, वहाँ से भी वो लोग भी जहाज़ अपना लेके आते हैं। ओके, कतर की जो नेवी है उसको कतरी अमीरी नेवी कहते हैं। तो वो नेवी और इंडियन नेवी दोनों के बीच में ज़ैर अल बाह्य नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है। ओके, अब ये भी जान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते में खटास या चुनौतियाँ कब कब आई हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती आई थी ना, जून 2022 में आई थी, जब तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर को लेकर कुछ बातें कही थी जो कि अपमानजनक बातें थी। विवाद काफ़ी बढ़ा था और उस पर विवाद पर आपत्ति जताने वाला, गंभीर आपत्ति जताने वाला कतर जो है ना, वो पहला ऐसा देश था। उसके बाद तो कई देशों ने इस पर मुद्दा उठा दिया था और भारत से सार्वजनिक माफ़ी मांगने वाला भी वो पहला देश था ऐसा। ओके, लेकिन अभी जो स्थिति हुई है, 8 नौसैन्य जो पूर्व अधिकारी हैं वो उनको जेल में भेजा जाना, उसके बाद फिर सज़ा का ऐलान होना, तो ये दूसरी बड़ी चुनौती हम लोग को देखने को मिल रही है। और नुपुर शर्मा के बाद का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से हमारे और उसके जो रिलेशन है, यानी कतर के और भारत के, वो एक तरह से उसमें एक ठहराव सा आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कतर का अंतर्राष्ट्रीय रुतबा क्या है। देखिए, भारतीयों को मौत की सज़ा की खबर जो है ना, वो ऐसे वक्त पर आई है जब गज़ा पर इजरायली बमबारी को लेकर जो मिडिल ईस्ट है उसमें उबाल है। इस मिडिल ईस्ट में कतर इस क्षेत्र में मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में रहता है। पूरे इलाके में जो भी कुछ बवाल होता है ना, उसमें मीडिएटर की भूमिका निभाता है। और अभी फ़िलिस्तीन के साथ उसकी गहरी जो सहानुभूति जुड़ा हुआ है। इजराइल पर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था और हमला करने वाला था हमास संगठन, उसका ऑफिशियल दफ्तर कतर में मौजूद है, जिसको अमेरिका और इजराइल ये सब आतंकी संगठन कहते हैं। हालांकि भारत ने अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया हुआ है हमास को। ठीक है, और आपको बताऊं कि गजा में जो हमास की कैद में वैसे 200 से ज़्यादा बंधक हैं, तो उनमें से 2 अमेरिकियों को रिहा करने में कतर ने मध्यस्थता की थी, भूमिका निभाई थी। और अभी जो भी विवाद चल रहा है ना, वहाँ पर, कहाँ पर, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन या कहें इजराइल और हमास के बीच में, तो उसमें अमेरिका और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है वो सब कहाँ पर उसकी नज़र कतर में है। कतर के माध्यम से ये सारी बातचीत चल रही है। तो अभी उसकी इतनी वक़्त है, देख रहे हैं आप। और इससे पहले की बात करेंगे तो कतर ने ही तालिबान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करवाई थी और उसी के बाद अमेरिका जो तालिबान को सौंप दिया था, उसने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और चला गया था। तो ऐसे में दुनिया भर में उसका रुतबा तो एक है। और पिछले कुछ दशक में आपको बताऊँ, छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन सऊदी अरब, यूएई इन सब से भी टक्कर ले चुका है। पिछले दशक में यहाँ तक तनाव हो गया था कि सऊदी अरब ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कतर पर ये बेअसर रहा। हालांकि बाद में उन सबको आर्थिक प्रतिबंध वापस लेने पड़े थे। अभी हाल ही में 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये रही पूरा मुद्दा। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। जो 8 जो भारतीय नौसैनिक जो पूर्व अधिकारी हैं वो वहाँ गए थे और उनको अब मौत की सज़ा सुना दी गई है। और इसमें अब सरकार अब हरकत में आई है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इसको लेकर चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इसमें कमज़ोर देखने को मिली है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के आने के बाद से ये तो रहा है कि डिप्लोमेसी में भारत जो है ना, उसमें भारत की डिप्लोमेसी में धार आई है। लेकिन यहाँ जो है वो कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है और अब भारत को जो है उनसे बात करनी होगी कतर से, और फिर ये पूरा मुद्दा सुलझाना होगा, क्योंकि ये भारतीय नौसैनिक अधिकारियों का मामला है, ये आम नागरिक भी नहीं है। ये वो सब हैं जिन्होंने भारत के लिए सेवा किया था। अब चूँकि ये जो आरोप लगा है वो जासूसी का लगा है, जासूसी का आरोप बहुत बड़ा होता है, गंभीर होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है
ओके, ये पूरा मुद्दा रहा। और हाँ, जो भी मैंने बोला ना उसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप देखिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो तैयारी हो पाएगी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। बहुत ही मामूली सा प्राइस है इसका, और 1 साल तक यानी अगले 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है और मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है। PDF कैसे मिलते हैं? वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और इसके अलावा ये PDF जो हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, डिटेल, ओके। और डिटेल के साथ उसमें वीडियो का लिंक भी होता है, जो अभी इससे पहले जो टॉपिक देखा आपने कतर वाला, तो उसको विजुअली ही आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, तो वहाँ लिंक भी होता है, आप क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाता है, ओके। और इसी की मेंबरशिप के ज़रिए आपको डेली मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट, मंथली मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलता है ऐप पर। और इसी के साथ फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ होते हैं, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, BPSC हो, MPPSC हो, या और भी तमाम एग्जामिनेशन हो, उन सब के, ठीक है। तो देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये चैट के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, तो आप चैट पर अपने जो जिज्ञासा है वो भी पूछ सकते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में किसने किया है? आंसर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप उद्घाटन करते हुए। 37वें नेशनल गेम्स है, कब से कब तक आयोजित हो रहा है? तो 26 अक्टूबर से ये 9 नवंबर तक। कहाँ पर आयोजन हुआ है? गोवा में। उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में। कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कितने खिलाड़ी कर रहे हैं? 10,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यह आयोजन हो रहा है गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? क्या नाम है शुभंकर का? आंसर हो मोगा, ठीक है। ये देख रहे हैं मोगा, और ये एक भारतीय बाइसन है और गोवा का राजकीय पशु है, ठीक है। तो दो बात हो गई कि मोगा जो है वो गोवा का राजकीय पशु भी है, और ये मौजूदा जो मतलब गो जातीय जीव है ये, ठीक है, गो जातीय जीव है, बोवाइन जीव कहेंगे इसको, ओके। और ये जो नेशनल गेम्स है, अगर सवाल हो कि पहली बार कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के दौरान लाहौर में आयोजित किया गया था उस वक्त, और उसके बाद से अलग अलग मौके पर आयोजित किया जाता है। और अभी आयोजन कौन करता है? तो भारतीय ओलंपिक संघ, ओके, वो आयोजित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और गोल्ड मेडल जीता है? नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। आंसर होगा सुमित अंतिल, ठीक है। न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, सुमित अंतिल। तो उन्होंने ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 73.29 मीटर, इतना उन्होंने भाला फेंका और ये रिकॉर्ड बना लिया। तो ये पैरा जेवलिन थ्रो में उन्होंने जो पिछला रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड 70.83 मीटर का, उसको तोड़कर और ये नया रिकॉर्ड बनाया है। ये पैरा एथलीट की बात हो रही है, ओके, पैरा जेवलिन थ्रो की बात हो रही। और हाँ, इनकी जो कैटेगरी थी ना वो F64 थी। F64 में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। F64 जो कैटेगरी है उसमें किसी व्यक्ति का पैर जो है वो किसी वजह से कटा हुआ होता है, तो उन एथलीट के लिए है जो प्रोस्थेटिक का यूज़ करते हैं, यानी नकली पैर का यूज़ करते हैं खड़े होने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोस्थेटिक जो है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। और आपको बताऊं कि ये ठीक ठाक थे, लेकिन इनका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से जा रहे थे, उस दौरान एक्सीडेंट हो गया। कोई वाहन जो है ना उनके पैर पे चढ़ गया था, उसके बाद फिर पैर काटना पड़ा था। लेकिन इन्होंने इस खेल में, पैरा गेम्स में शानदार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 2021 में खेल रत्न पुरस्कार मिला था, 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। WHO ने किस भारतीय को टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ओके।
इसका आंसर होगा सारंग देव। क्या नाम है? सारंग देव। ये प्रोफेसर हैं, कहेंगे हम प्रोफेसर सारंग देव, और ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB में फैकल्टी और रिसर्च के डिप्टी डीन हैं। इसके अलावा मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। ओके, तो WHO की भी बात कर लें। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुआ था इसका 1948 में 7 अप्रैल को। और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 28 अक्टूबर को। और इसको इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन उसने ये घोषित किया था, और ये संगठन यूनेस्को का मेंबर है। ठीक है, तो उसकी ओर से ये घोषित है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? आंसर का 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर ये दिवस जो है ना, स्वतंत्र भारत की पहली जो सैन्य घटना थी उसकी याद के रूप में मनाया था। दरअसल हुआ ये था 1947 में आज़ादी के बाद कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी जो थे उन सब ने हमला किया था, आक्रमण किया था, और तब भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट है उसकी बटालियन वहाँ पर पहुँची थी लड़ने के लिए और जीत हासिल की बड़े इलाके में। ओके, तो इसलिए ये भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस है वो मनाया जाता है। इन्फेंट्री क्या होता है? इन्फेंट्री मतलब कि पैदल सेना की एक सामान्य शाखा होती है, पैदल सेना जो पैदल चलकर या युद्ध लड़ती है। ओके, और ये जो टुकड़ी हुई वो सबसे आगे रहती है, और ओके सबसे ज़्यादा जो जोखिम भरा होता है और साहस भरा काम होता है, इन्हीं को करना होता है। तो यहाँ इंडियन आर्मी की बात कर लें, आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर परिग्रहण यानी विलय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 अक्टूबर को। इसी दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय लेटर पर सिग्नेचर किया था। ठीक है, तो भारत का हिस्सा बन गया था उसी के दौरान, और ये इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। तो जम्मू कश्मीर उसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अमोल मजूमदार। वो पूर्व क्रिकेटर हैं, तो उनको बनाया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन में उर्वरकों के लिए कितने रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? आंसर होगा 22,303 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी देखना है आप। तो ये सब्सिडी रबी सीजन के लिए होगी, जो फॉस्फेट युक्त और पोटाश युक्त जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र होता है, उसके लिए। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये सार्वजनिक की जानकारी, और कहा कि दुनिया में DAP की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी सरकार पहले की तरह ही किसानों को 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से DAP देना जारी रखेगी, और ये सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे खबर में है या क्वेश्चन में रबी सीजन के लिए। तो रबी फसलें या रबी सीजन क्या होती है? देखिए, रबी की जो फसलें हैं ना, उसकी बुआई मुख्य तौर पर अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है, और कटाई मार्च अप्रैल के बीच में होती है। रबी की फसलों को उगाने के लिए कम तापमान और फसल पकते समय खुश्क और थोड़ा गर्म वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, दाल, सरसों वगैरह वगैरह। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, शेयर करेंगे तो जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कतर वाला वो सबके पास पहुंचेगा, और वो जानकारी भी हो पाएगी। ओके, और करंट अफेयर्स देखने के बाद आप इन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस जरूर कीजिए आपस में अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।